आधी रात में एक जख्मी मेक शहर में पुलिस से बचते हुए दौड़ रहा था। वह एक गली में गिर जाता है और हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बच नहीं पाएगा। अचानक उसका फैला हुआ खून ऊपर उठता है और एक रहस्यमय नकाबपोश शख्स उसे बताता है कि अगर मेक उसे अपनी वफादारी दे तो वह उसे जिंदा रखेगा। मेक के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए अजनबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे उठाता है और उस समझौते पर मुहर लगाता है, जिससे मेक का शरीर चमकने लगता है और वह दर्द से चिल्लाता है। जब पुलिस आखिरकार गली में पहुंचती है तो उन्हें दीवार पर खून का सैलाब मिलता है। जल्द ही सड़कों पर अराजकता फैल जाती है। हर तरफ राक्षस लोगों को मार रहे होते हैं, जबकि नकाबपोश अजनबी शांति से देखता रहता है और जेक चीखता है। जैसे ही बड़ी आग सब कुछ जला देती है, पता चलता है कि ये वास्तव में एक भिक्षु चान का सपना है। वह तुरंत अपना सामान इकट्ठा करता है और अपने गुरु को बताता है कि उसके पिता, जिसे नेक्रोमेंसर विचियन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर लौट आए हैं, इसलिए उसे रोकने के लिए जाना होगा। इस बीच जेक और उसका परिवार बैंकॉक पहुंचते हैं। उन्हें छुट्टी पर होना चाहिए, लेकिन जेक काम से कॉल लेना बंद नहीं करता है। उसकी पत्नी प्रांग उसे डांटती है और उसे अपने परिवार को प्राथमिकता देने की याद दिलाती है। इसलिए जेक बेहतर करने का वादा करता है, जबकि उसे एक स्ट्रीट कॉप के रूप में अपने दिन याद आते हैं। जब वे मुड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी गायब है। दंपति हताश होकर शहर के हर कोने की तलाश शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर दौड़ने के बाद उन्हें लू एक पुल पर चांद से बात करते हुए मिलती है। वे लू को अकेले घूमने के लिए डांटते हैं और चांद को उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तभी चांद उन्हें जेक का नाम और चेहरा पहले से ही जानकर हैरान कर देता है। चांद कहता है कि उनकी मुलाकात किस्मत में लिखी थी और जेक वह है जो खून के चांद के नीचे मौत में पैदा हुआ था। उसे गेट्स का कीपर कहता है। वह जेक को चेतावनी देता है कि उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो सब कुछ खो देगा, लेकिन जेक सोचता है कि चांद सिर्फ एक पागल आदमी है और अपने परिवार के साथ चला जाता है। बाद में मॉल में लू की टी शर्ट पर आइसक्रीम गिर जाती है, इसलिए प्रांग उसे धोने के लिए बाथरूम ले जाती है। उसी पल मेक मॉल में दाखिल होता है और एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन उसे अपनी लॉलीपॉप देने से पहले वह बंदूक निकालकर उसे मार देता है। लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, जबकि मेक बेतरतीब ढंग से गोली चलाना जारी रखता है, जिससे खरीदार और कर्मचारी दोनों मारे जाते हैं। निकास द्वार पर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन जेक अपने परिवार तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करता है और उन्हें बाथरूम में छिपने के लिए कहता है, जबकि वह मदद करने की कोशिश करता है। जबकि अधिकारी आरत पहुंचता है और मॉल में अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। जेक सावधानी से छिपता है, जबकि लोगों को छिपे रहने के लिए कहता है। जब मेक एक खून से लथपथ गुड़िया से विचलित हो जाता है तो जेक अपनी बंदूक निकालकर बाहर आता है और मेक को अपना हथियार गिराने के लिए कहता है। मेक बेपरवाह दिखता है, जबकि वह अपनी गुड़िया का इस्तेमाल जेक से बच्चे की आवाज में बात करने के लिए करता है। उसे अमेरिकी होने के लिए ताना मारता है और लू और आइसक्रीम का जिक्र करता है। जेक मेक को सरेंडर न करने पर जान से मारने की धमकी देता है और मेक गोली चला देता है, जिससे जेक को फिर से छिपना पड़ता है। पास ही छिपी एक रोती हुई लड़की अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेक उसे गोली मार देता है। बाहर पुलिस और फायरमैन की एक पूरी टीम मॉल को घेर लेती है। जेक मेक को पागल कहता है ताकि वह फिर से गुड़िया से बात करे, और जैसे ही वो विचलित होता है, जेक गोली चलाने के लिए बाहर आता है। मेक घुटनों के बल गिर जाता है, जबकि आरत उसके पीछे दिखाई देता है, लेकिन वह अभी भी बेपरवाह है। वह जेक को उसे मारने के लिए धन्यवाद देता है, कहता है कि अब रस्म पूरी हो गई है और उसे द कीपर कहता है। अचानक मेक का शरीर जलने लगता है और वह फट जाता है, जिससे पूरी इमारत हिल जाती है। मॉल के ऊपर का धुआं एक दहाड़ते हुए खोपड़ी का आकार लेता है और शहर की हर दिशा में आग की लपटें निकलती है। प्रांग लू को बाथरूम से बाहर खींचती है और वे बाहर भागती है। तभी उन्हें एक बस दुर्घटनाग्रस्त होती हुई और हर तरफ लोगों को एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि फायरमैन भी एक व्यक्ति को चाकू मार रहा होता है। दोनों के पास मॉल में वापस भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जब वे सावधानी से छिपते हुए चलते हैं तो उन्हें एक आदमी एक लड़के के सिर को लगातार काउंटर पर मारता हुआ और फ्रंट डेस्क पर एक लाश दिखाई देती है। एक पागल आदमी कोने से आता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रांग एक पुतले को उस पर लात मारती है और प्लास्टिक के हाथ से उसके सिर पर मारती है। फिर प्रांग और लू एस्केलेटर लेते हैं, तभी उन्हें और भी पागल आदमी उनके पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। प्रांग लू को एस्केलेटर के बाहरी किनारे पर रखती है और उसे नीचे फिसलने देती है, जबकि वह सामान्य रूप से सीढ़ियां चढ़ती है। आने वाले आदमियों से लड़ने के लिए पुतले के हाथ का इस्तेमाल करती है।
लू अगली मंजिल पर पहुंच जाती है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इसलिए एक हताश प्रांग जल्दी से एक दुश्मन को नीचे गिराती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे हमलावर को मारती है। वे भाग जाते हैं और समय पर एक पिछला दरवाजा ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन्हें एक बस स्टॉप दिखाई देता है। ड्राइवर बाहर आता है और उस पर किसी और द्वारा हमला किया जाता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रांग लू के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर कोने पर हिंसा, हथियार, आग और कार दुर्घटनाएं मिलती है। बहुत दौड़ने के बाद वे एक किराने की दुकान के अंदर छिपने में कामयाब हो जाते हैं। प्रांग का सेल फोन काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो सावधानी से छिपते हुए चलती है और काउंटर पर पड़े शव को अनदेखा करके स्टोर के फोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा होता है। उसी पल एक भयानक आदमी दुकान में घुसता है और कुछ सामान फेंकता है, इससे पहले कि वह शव को देखे। फिर वो जगह की तलाशी शुरू कर देता है, इसलिए लू को छिपे रहने के लिए लगातार हिलना पड़ता है। दुर्भाग्य से जब बाहर एक शव खिड़की से टकराता है तो वो हाफती है और अजन भी उसे ढूंढ लेता है। जब वो हमला करने वाला होता है तो प्रांग पीछे से उस पर वार करके उसे गिरा देती है। इस बीच जेक और आरत होश में आते हैं और समझ नहीं पाते कि वे कैसे बच गए, क्योंकि वे विस्फोट के इतने करीब थे। वे ये भी देखते हैं कि आसपास कोई लाश नहीं है। जेक पास में खड़े एक व्यक्ति को देखता है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। आरत को कुछ खून के धब्बे मिलते हैं और वह देखता है कि वे बहुत पुराने हैं। उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। वे जांच करने गए और उन्होंने एक औरत को हाथ में चाकू लिए हुए पाया। वह मुड़ी तो उसका चेहरा भयानक था और वह आरत पर कूदकर उसे मार डाला। जेक ने गोली चलाई, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और औरत ने उस पर हमला कर दिया, जिससे हाथापाई शुरू हो गई। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद जेक ने उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद जेक भागा और छिप गया, लेकिन औरत जल्दी ही होश में आ गई और उसे ढूंढने लगी। अचानक उसके हाथ पैर बढ़ गए और वह छत पर रेंगने लगी। जेक छिपता रहा, लेकिन आखिरकार औरत ने उसे ढूंढ लिया और घसीटकर बाहर निकाल दिया। उसने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस प्राणी ने उसे निहत्था कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। हताश जेक ने मुकाबला किया और उसे धक्का दिया और फिर भाग गया। वह बाथरूम की ओर भागा, लेकिन उसे अपना परिवार नहीं मिला। जब वह मॉल के बाकी हिस्सों में तलाश कर रहा था तो जेक ने देखा कि सारा खाना सड़ा हुआ है। जल्द ही औरत ने उस पर फिर से हमला कर दिया, इसलिए उसने कुर्सी से उसे मारा और भागने की कोशिश की। उसने तुरंत एक और हमला करके उसका रास्ता रोक दिया, इसलिए जेक ने पास में लटकते कुछ केबल पकड़े और उन्हें लपेटकर कुछ सजावटों से बांध दिया। उसने उसे कुछ बार मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। प्रांग और लू वापस दुकान से निकलकर बस स्टेशन पहुंचे, जहां लोग एक दूसरे पर हमला करना जारी रखे हुए थे। दोनों छिपने की कोशिश कर रहे थे और एक आदमी ने उनका रास्ता रोक दिया, इसलिए वे उससे बचने के लिए एक बस के नीचे रेंगते हुए चले गए। लू ने सामान्य लोगों वाली एक गाड़ी देखी जो उन्हें इशारा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक मौका का इंतजार किया और उसमें चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि बस चलती है, लेकिन उसकी चाबियां बाहर गिर गई थीं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें वापस लाए। प्रांग बाहर भागी और जल्दी से चाबियां उठा ली, लेकिन जब वह बस में वापस चढ़ने वाली थी तो दो पागल आदमियों ने उसे खींच लिया। लू रोई क्योंकि वह अपनी माँ का हाथ पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन शुक्र है कि आखिरकार एक यात्री बाहर आया और प्रांग को बचाने के लिए उन आदमियों से लड़ा। वह अपनी बेटी के पास वापस भागी और ड्राइवर को चाबियां दे दी ताकि बस आखिरकार रवाना हो सके, जबकि वे उस यात्री को हिंसक आदमियों द्वारा मारे जाते हुए देख रहे थे। दुर्भाग्य से बस ज्यादा दूर नहीं जा सकी क्योंकि सड़क लावारिस कारों से जाम थी, इसलिए प्रांग और लू को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। कुछ देर बाद वे अपने होटल पहुंचे और वहां भी उन्हें लाशें मिली। जब वे ऊपर गए तो उन्होंने एक आदमी को एक औरत से लड़ते हुए देखा और फिर उन्हें पकड़ने आते हुए देखा। प्रांग ने एक सामान ट्रॉली को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और हमलावरों को धक्का देकर गिरा दिया। गलियारे के अंत में एक और आदमी दिखाई दिया और प्रांग ने उसे बोतल से मारा, इससे पहले कि वह और लू आखिरकार अपने कमरे में सुरक्षित पहुंच सकें। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने पूरे शहर को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। प्रांग ने कमरे के फोन को आजमाया, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। मॉल में जेक घूम रहा था और उसने देखा कि सभी स्क्रीनें खराब हो रही हैं। उसे ये देखकर झटका लगा कि औरत बंधन से मुक्त हो गई है और अभी भी उसे ढूंढ रही है। वह दीवार पर खून के सैलाब के पास पहुंची और उसे पार कर गई, इसलिए जेक ने उसका पीछा करने का फैसला किया। ये अजीब पोर्टल उसे सीधे बस स्टेशन पर ले गया, जो खाली लग रहा था।
जब उसने ऊपर देखा तो वह इमारत के ऊपर एक विशाल राक्षस को देखकर चौंक गया। वह प्राणी उसका पीछा कर रहा था और जिस भी बस पर वो कदम रखता था उसे नष्ट कर देता था। जेक शहर में जितनी तेजी से हो सके भागा और राक्षस ने उसका पीछा करने के लिए इमारतों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब जेक एक गली में घुसा तो वह फंस गया, लेकिन वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसके पीछे इमारतें ढह रही थी। अचानक एक दरवाजा खुला और चांद ने जेक को अपने मंदिर में खींच लिया। चांद ने समझाया कि वे एक वैकल्पिक वास्तविकता में है जिसे बाधा कहा जाता है, जो स्वर्ग और नरक के बीच का एक क्षेत्र है। यह उन आत्माओं के लिए एक जगह है जो अपना रास्ता भटक गई है और जेक वहां अपने कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। मेक को रस्म पूरी करने में मदद करके जेक ने नरक के द्वार खोल दिए हैं और पृथ्वी पर राक्षसों को छोड़ दिया है। जिसने मेक को बरगलाया वह चांद का पिता विचियन था, एक बहुत शक्तिशाली नेक्रोमेंसर जो वापस लौटने की भी कोशिश कर रहा है। चूंकि जेक ने द्वार खोला है इसलिए उसके पास इसे बंद करने की शक्ति भी है जो उसे कीपर बनाता है। यह उसका भाग्य है क्योंकि उसका जन्म खून के चांद के नीचे हुआ था और उसकी माँ की प्रक्रिया में मृत्यु हो गई थी। जेक कुछ भी नहीं समझता है और उसे केवल अपने परिवार की परवाह है, इसलिए चांद बताता है कि द्वार बंद करके वह अपने परिवार को बाकी दुनिया के साथ बचाएगा। उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि राक्षस हर उस आत्मा के साथ मजबूत होता जाता है जिसे वह खाता है। पहला कदम मेक को ढूंढना है, इसलिए जब दोनों अपनी तलाश शुरू करते हैं तो चांद कहानी का और हिस्सा बताता है। विचियन कभी एक बहुत लालची भिक्षु था जिसने अपने गुरु के ग्रंथों को चुरा लिया था, जिसने उसकी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया और उसके भौतिक मानव शरीर को नष्ट कर दिया। एक हताश विचियन ने अपने ही बेटे पर कब्जा करके शरीर पाने की कोशिश की। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे मारकर रस्म में बाधा डाली और विचियन की आत्मा को इस वास्तविकता से निर्वासित कर दिया गया। असफल कब्जे ने चांद को आत्मा, ऊर्जा, अवशोषण और वास्तविकताओं के बीच यात्रा करने के तरीके के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया। कहानी तब बाधित होती है जब जेक छत पर एक औरत को एक राक्षस द्वारा घेरते हुए देखता है। चांद कहता है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जेक फिर भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। जब चांद उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो उसे भी एक राक्षस रोक लेता है। जेक छत पर पहुंचने से पहले एक लोहे की छड़ पकड़ लेता है जहां उसे कई राक्षस मिलते हैं। तेजी से चाले चलकर वो एक एक करके उन्हें मार गिराता है। फिर जेक औरत की जांच करता है, उसे पहचानता है। उसने उसे मॉल के पीड़ितों में से एक के रूप में पहचाना। वह रोती है क्योंकि उसे याद आता है कि क्या हुआ था और उसे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से बात न करने का पछतावा होता है, यह कबूल करते हुए कि उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसे धोखा दिया था। इससे पता चलता है कि उसकी आत्मा अधर में क्यों है। उसी पल विशाल राक्षस पास में प्रकट होता है और इमारत को नष्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए जेक लड़की को अपने साथ खींचता है क्योंकि वह भागता है। दुर्भाग्य से राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है। राक्षस के जाने के बाद जेक चांद से मिलता है और बताता है कि लड़की को पता नहीं था कि वह मर गई है। उसे मॉल का विस्फोट बहुत बड़ा याद आता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि वह भी मर चुका है, जिसकी चांद पुष्टि करता है। जेक टूट जाता है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में सोचता है और चांद उसे समझाता है कि वह एक खोई हुई आत्मा बन गया है क्योंकि उसने अपने परिवार से ऊपर अपने काम को चुना। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है। जेक एक पात्र का उपयोग करके पृथ्वी पर लौट सकता है। जब जेक और चांद शहर पार करना जारी रखते हैं तो वे एक पंखों वाले राक्षस को उनका पीछा करते हुए देखते हैं। वे एक इमारत में भागते हैं और ऐसे और राक्षस पाते हैं। उनका पीछा करने वाला ठीक उनके पीछे उतरता है। जब राक्षस हमला करते हैं तो चांद अपनी लाठी और प्रभावशाली मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके उनसे लड़ता है। उन्हें इतना डराता है कि वे उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। जेक और चांद ऊपर भागते हैं और एक थिएटर में प्रवेश करते हैं जो राक्षसों से भरा होता है। इसलिए वे जितनी तेजी से हो सके स्क्रीन के सामने एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए दौड़ते हैं जहां चांद एक पोर्टल खोल सकता है। बस एक पल में दोनों भौतिक दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां राक्षस बिना किसी पात्र के उनका पीछा नहीं कर सकते। जेक शीशे में देखता है और पाता है कि वह आरत के मृत शरीर पर कब्जा कर रहा है जो दर्दनाक है। चांद उसे एक प्राचीन बंदूक देता है जो विशेष गोलियां और एक विशेष चाकू करती है। ये दो ही हथियार है जो मेक को मार सकते हैं। इस बीच मेक ने जेक के शरीर पर कब्जा कर लिया है और इसका इस्तेमाल प्रांग के साथ होटल के कमरे में घुसने के लिए कर रहा है। परिवार उसके बारे में चिंतित है, लेकिन मेक को उनसे संवाद करना नहीं आता है और वह शीशे में अपने असली रूप को घूरता रहता है। लू लगातार बहुत सारे सवाल पूछती रहती है, इसलिए मेक मॉल से जली हुई गुड़िया निकालता है। अचानक कमरे का फोन बजना शुरू हो जाता है
और मेक खुशी से नोट लेते हुए कॉल उठाता है। जब तक चान और जेक कमरे में प्रवेश करते हैं तब तक मेक और परिवार गायब हो जाते हैं और केवल गुड़िया ही बची रहती है। चान को फोन के पास मेक का नोट मिलता है, जबकि जेक को लू की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर देखता है और उसे पूल के पास देखता है, इसलिए वह तुरंत होटल से बाहर भागता है। प्रांग और लू उससे डरते हैं क्योंकि वे उसे आरत के रूप में देखते हैं और इस ध्यान भटकाव से मेक जेक को पीछे से मारकर गिरा देता है। फिर मेक जेक को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वह कैसे उसकी जिंदगी और उसके परिवार को चुरा लेगा। वह उसे अपने प्रियजनों से ऊपर अपने काम को चुनने के लिए एक बुरा पिता और पति भी कहता है। जेक मेक का अपमान करता है ताकि मेक प्रतिक्रिया करे, और जैसे ही मेक हिलता है जेक लुढ़क कर हट जाता है। दोनों आदमियों के बीच हाथापाई होती है। वे एक दूसरे को बार बार मुक्का मारते और लात मारते हैं। जब जेक विशेष बंदूक का उपयोग करने की कोशिश करता है तो मेक जल्दी से उसे निहत्था कर देता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। पानी में लड़ाई जारी रहती है और जेक विशेष चाकू निकालता है, लेकिन जब वह मेक को मारने वाला होता है तो प्रांग जादुई बंदूक उन पर तान देती है और उनसे रुकने के लिए कहती है। दोनों आदमी खुद को असली जेक बताते हैं और प्रांग को नहीं पता कि क्या करना है। लू उस इशारे के बारे में पूछती है जो वो हमेशा अपने पिता के साथ वादे करने के लिए करती है, जिसे जेक आरत के शरीर का उपयोग करके करता है। प्रांग बंदूक चलाती है और दुर्भाग्य से जेक को मार देती है, जिससे वो वापस बाधा में चला जाता है, जहां उसकी आत्मा को एक राक्षस काट लेता है। असली दुनिया में मेक जेक के शरीर का उपयोग करना जारी रखता है और प्रांग से बंदूक ले लेता है, जबकि लू जोर देकर कहती है कि ये उसके असली पिता नहीं है। अचानक दीवार पर खून का एक पोर्टल दिखाई देता है और मेक उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहता है। बाधा में जेक की आत्मा को चान द्वारा बचाया जाता है, जिसके पास अभी भी मेक का होटल के कमरे में छोड़ा गया नोट है। पता चलता है कि मेक विचियन के संपर्क में था, जिसने उसे नरक के द्वार के अनुष्ठान स्थल को खोजने के तरीके के बारे में निर्देश दिए थे। दोनों इन निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में एक परित्यक्त घर ढूंढते हैं, जहां नरक के द्वार को चिह्नित करने के लिए एक बड़ी आग जल रही होती है। असली दुनिया में मेक प्रांग और लू को उसी स्थान पर ले जाता है, जहां उसे कई कब्जा किए हुए धर्मांध और नकाबपोश अजनबी मिलते हैं, जो विचियन निकलता है। चूंकि बड़ा राक्षस अभी भी आसपास है, जेक और चान सावधानी से छिपते हुए चलते हैं जब तक कि उन्हें सही जगह नहीं मिल जाती, और चान एक नया पोर्टल खोलता है। विचियन लू के शरीर को द्वार के ऊपर तैरता हुआ बनाता है और उसे मारकर उस अनुष्ठान को पूरा करने की तैयारी करता है, जो उसे भगवान बना देगा। लेकिन जेक उसे बाधित करता है। हाथापाई शुरू हो जाती है क्योंकि घरमांध जेक पर हमला करते हैं, जो प्रभावशाली लड़ने के कौशल और विशेष चाकू का उपयोग करके एक एक करके उनसे लड़ता है और उन सभी को मार डालता है। मेक भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और विशेष बंदूक से जेक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वारों के आदान प्रदान के बाद वह निहत्था हो जाता है। जब आदमी लड़ना जारी रखते हैं तो प्रांग उसे पकड़ने वाले ठग से मुक्त होने में कामयाब हो जाती है और बंदूक वापस लेने से पहले उसे गिरा देती है। वह विचियन के हाथ में गोली मारती है ताकि उसे लू को छुरा घोंपने से रोका जा सके। तभी धर्मांध अचानक उस पर झपटता है और उसे गिरा देता है। प्रांग जमीन से गिरा हुआ चाकू उठाती है ताकि उसे गिरा सके, और जेक अपना चाकू दूसरे आदमी पर फेंकता है जो उसे पकड़ने वाला होता है। मेक के पास भी एक चाकू है और वह जेक पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि प्रांग बंदूक अपने पति पर नहीं फेंक देती, जिससे जेक को आखिरकार मेक को गोली मारने का मौका मिल जाता है। उसकी आत्मा तुरंत बाधा में भेज दी जाती है, जहां विशाल राक्षस उसे तुरंत खा जाता है। उसके बाद चान विचियन के सामने प्रकट होता है और उसे विचलित रखता है ताकि जेक उसे पीछे से छुरा घोंप सके। मरने से पहले विचियन बताता है कि द्वार को बंद करने का एकमात्र तरीका जेक का उसे पार करना है। चान समझाता है कि उसने एक वैकल्पिक तरीका खोजने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए जेक अपने परिवार को अलविदा कहने जाता है और पहले उनके लिए वहां न होने के लिए माफी मांगता है। वह आग के द्वार पर चलने से पहले उनके साथ आखिरी बार गले मिलता है, जो उसे तुरंत नर्क में पहुंचा देता है। जब जेक दूसरी तरफ के द्वार पर पहुंचता है तो उसका शरीर जल जाता है, जिससे वह प्रभावी ढंग से बंद हो जाता है। भौतिक दुनिया सामान्य हो जाती है और प्रांग लू को अपनी दादी के घर पर रहने के लिए ले जाती है। कुछ समय बाद एक रहस्यमय महिला द्वार पर अपनी शक्ति का उपयोग करती है